पराग पारिक फ्लेक्सीकैप फंड की एक खास बात है। ये फंड सिर्फ इंडियन कंपनीज में ही इन्वेस्ट नहीं करता। इसमें आपको इंटरनेशनल स्टॉक्स भी मिल जाएंगे, जैसे अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और फेसबुक। मतलब आपको एक ही फंड में इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाता है। लेकिन फिर आई आरबीआई की रिस्ट्रिक्शंस और इस फंड का इंटरनेशनल एलोकेशन 30% से गिर के अब सिर्फ 11% रह गया है। आरबीआई के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कई सारे फंड्स ने नए इन्वेस्टमेंट्स लेना बंद कर दिया है। अब इंडिया में करीब 67 इंटरनेशनल फंड्स और एफओएफ्स है। इसमें करीब 37 अब इन्वेस्टमेंट नहीं लेते। इनमें कुछ पॉपुलर फंड्स भी शामिल है, जैसे मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक एफओएफ, मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड और मेरे एसेट NYSE FANG प्लस ETF एफओएफ। इस वजह से इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए ओवरसीज इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अभी काफी लिमिटेड हो गए हैं। इस वजह से आपको इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन में प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब आप लास्ट 1 ईयर ही देखिए, कई ओवरसीज मार्केट ने इंडिया से बेटर परफॉर्म किया है। अगर आपके पास इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट होता तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो भी बेटर परफॉर्म करता। अब इसके साथ अगर आप रुपए की गिरावट भी जोड़ ले तो आपके रिटर्न्स और भी बेटर हो जाते हैं। तो अगर आप ओवरसीज मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके लिए एक नया ऑप्शन है, वो है गिफ्ट सिटी। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी यूट्यूब चैनल। अब तक गिफ्ट सिटी एक ऐसा जरिया था जिससे आप फॉरेन स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन अब डीएसपी ग्लोबल इक्विटी फंड्स के लॉन्च के बाद ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए भी एक इजी और यूजफुल ऑप्शन बन गया है। और आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऑप्शंस मिलेंगे। बहुत सारे फंड हाउसेस गिफ्ट सिटी से इंटरनेशनल फंड्स लॉन्च करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि गिफ्ट सिटी के थ्रू आप ओवरसीज फंड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं है कि गिफ्ट सिटी एक्चुअली क्या है, तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। गिफ्ट सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ये एक स्मार्ट सिटी है जो गुजरात में बनी है। ये साबरमती रिवर के किनारे अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में लोकेटेड है। इसे एक ग्लोबल फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी हब के रूप में डेवलप किया गया है, जहां पर बैंकिंग, कैपिटल मार्केट्स, इंश्योरेंस, फिनटेक और आईटी सर्विस जैसे सेक्टर्स के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात, गिफ्ट सिटी में काम करने वाले बिजनेसेस को टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, जैसे 10 सालों तक 100% इनकम टैक्स एग्जेम्पशन। गिफ्ट सिटीज 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है एक मल्टी सर्विस स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये मेनली ओवरसीज बिजनेसेस के लिए है, और दूसरा है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। मल्टी सर्विस SEZ में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है जिसे IFSC यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर कहा जाता है। ये एक ऐसा सेंटर है जहां फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टर्स को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज मिलती है, चाहे वो इंडियन रेजिडेंट हो, NRI हो या फिर फॉरेन एंटिटीज। और इस IFSC के लिए एक रेगुलेटर भी बनाया गया है। इसे रेगुलेट करता है IFSCA यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। अब IFSCA के पास RBI, SEBI, PFRDA और IRDAI सभी की पावर्स होती है। IFSC में एक कंप्लीट इकोसिस्टम है जिसमें इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस, बैंकिंग यूनिट्स, स्टॉक ब्रोकर्स, इंश्योरेंस कंपनीज और उनके साथ सपोर्टिंग सर्विसेज भी शामिल है। सीधे शब्दों में समझे तो गिफ्ट सिटी एक स्मार्ट सिटी है जिसका पर्पस एक ग्लोबल फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी हब बनना है, और इसी के अंदर IFSC एक डेडिकेटेड फाइनेंशियल हब है। अब बात करते हैं कैसे आप गिफ्ट IFSC के थ्रू ओवरसीज फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स तोड़ने की ज़रूरत नहीं। अब आप ईटी मनी ऐप पर लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स अवेल कर सकते हो। यहाँ इंटरेस्ट रेट सिर्फ 10.75% से शुरू होते हैं, और सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई फिक्स्ड EMI नहीं होता। आपको बस मंथली इंटरेस्ट देना होगा और प्रिंसिपल अमाउंट आप जब देना चाहे तब रिपे कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको सिबिल स्कोर की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको अभी तुरंत पैसे की ज़रूरत नहीं भी है, फिर भी आप ईटी मनी ऐप पर अपनी लोन एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। आज IFSC में 177 फंड मैनेजमेंट एंटिटीज यानी FMEs रजिस्टर्ड है। ये टोटल 272 स्कीम्स चलाती है और इनके थ्रू अब तक लगभग
$22 बिलियन का कमिटमेंट रेज हो चुका है। लेकिन अब तक एक प्रॉब्लम थी, इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए डायरेक्टली कोई ओवरसीज फंड अवेलेबल नहीं था। फिर जून में एक नया फंड लॉन्च हुआ, डीएसपी ग्लोबल इक्विटी फंड। ये फंड दुनिया भर की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और इसका बेंचमार्क है MSCI ACWI इंडेक्स। अब ACWI का मतलब है ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स। इस इंडेक्स में लगभग 3000 स्टॉक्स है। ये 23 डेवलप्ड और 24 इमर्जिंग मार्केट्स को कवर करता है। डीएसपी ग्लोबल इक्विटी फंड इनमें से मेनली 400 से 450 बड़ी कंपनीज पर फोकस करता है। ये वो कंपनीज है जिनका मार्केट कैप $30 बिलियन से ज़्यादा है। हालांकि इसका कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। और फिर ये फंड इनमें से सिर्फ 30 से 50 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखता है। मतलब एक बड़े यूनिवर्स को थॉरली फिल्टर किया जाता है। फंड्स का कोर एक्सपोजर यूएस, यूरोप, जापान, हांगकांग और साउथ कोरिया जैसे बड़े मार्केट्स में है। लेकिन अगर डेवलप कंट्रीज में कोई स्ट्रांग अपॉर्चुनिटीज मिले तो वहां भी ये फंड इन्वेस्ट कर सकता है। जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में मेंशन किया था, अब बहुत सारे फंड हाउसेस गिफ्ट IFSC से इंटरनेशनल फंड्स लॉन्च करने वाले हैं। मिले एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स अगले कुछ ही महीनों में अपने ओवरसीज फंड IFSC से लॉन्च करने वाला है। साथ ही टाटा एसेट मैनेजमेंट ने भी IFSCA के पास अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन फाइल किया है। इनके अलावा और भी 3 फंड हाउसेस हैं जो जल्दी अपने ओवरसीज फंड लॉन्च कर सकते हैं। तो कुछ समय में इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास अच्छे ऑप्शंस होंगे। चलिए अब बात करते हैं कि इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा। ये चीज डीएसपी ग्लोबल इक्विटी फंड को देख के समझते हैं, ताकि हमें ये समझ में आए कि IFSC के ओवरसीज फंड में इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। जैसा डोमेस्टिक फंड्स में होता है, वैसे ही डीएसपी ग्लोबल इक्विटी फंड्स में भी 2 मोड्स होते हैं। पहला रेगुलर प्लान, जिसे क्लास A भी कहा जाता है, और दूसरा डायरेक्ट प्लान, जिसे क्लास B भी कहते हैं। अब दोनों मोड्स में मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स सेम है। आपको कम से कम $5000 इन्वेस्ट करना होता है। उसके बाद एडिशनल इन्वेस्टमेंट $500 से स्टार्ट होता है। $5000 का मतलब है लगभग 4.5 लाख रुपए और $500 का मतलब है 44,000। रेगुलर वेरिएंट में एक्सपेंस रेशियो 1.75% तक है, जबकि डायरेक्ट वेरिएंट में ये 1% है। एक फाइनेंशियल ईयर में इस फंड में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट है $2.5 लाख। ये लिमिट RBI डिसाइड करता है अपनी LRS स्कीम के अंडर। LRS का मतलब है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। इस स्कीम के अंडर एक साल में आप मैक्सिमम $2.5 लाख तक ट्रांसफर कर सकते हो, चाहे वो एजुकेशन, ट्रैवल, मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए हो। अब इंडियन रुपीस में देखें तो ये अमाउंट बनता है तकरीबन 2.2 करोड़। ये ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी होता है। अब एक और बात, IFSC के इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट होती है। ये लिमिट डोमेस्टिक फंड से ज़्यादा है और इसका रीज़न सिंपल है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है, जैसे करेंसी कन्वर्जन और ट्रांजैक्शन चार्जेस। अगर अमाउंट छोटा हो तो ये कॉस्ट रिटर्न्स को काफ़ी कम कर देती है। फिर भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 4.5 लाख है, जो एक एवरेज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मैनेजेबल है। चलिए अब देखते हैं कि IFSC से इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करने का प्रोसेस क्या है। चलिए अब DSP ग्लोबल इक्विटी फंड के प्रोसेस को देखते हैं। इससे हमें समझ आएगा कि IFSC के ओवरसीज फंड्स में इन्वेस्टमेंट कैसे होता है। यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए ब्रॉडली 2 प्रोसेस होते हैं। पहला, DSP IFSC के साथ आप एक जीरो फोलियो क्रिएट करते हो और बाद में आप ग्लोबल इक्विटी फंड में पैसा ट्रांसफर करते हो। जीरो फोलियो बनाने के लिए आपको पहले DSP IFSC की वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फिर इस फॉर्म को फिल करके DSP IFSC को कुरियर या मेल कर सकते हो। इस फॉर्म को कैम्प्स रिव्यू करेगा। सही डॉक्यूमेंटेशन मिलने के बाद करीब 3 वर्किंग डेज में आपका जीरो फोलियो क्रिएट हो जाएगा। जीरो फोलियो क्रिएट होने के बाद आप या तो अपने बैंक की वेबसाइट से या बैंक में खुद विजिट करके पैसा DSP IFSC में ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसका मतलब है कि अभी IFSC के इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल पूरा प्रोसेस कंप्लीटली ऑनलाइन नहीं है। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या होता है। तो फंड्स रेमिट करने और कॉन्फर्मेशन मिलने के बाद लगभग 2 वर्किंग डेज में यूनिट्स एलोकेशन हो जाता है। इसके लिए कट ऑफ टाइम है 12 PM। और अगर रिडेम्पशन की बात करें
तो रिडेम्पशन के टाइम पैसा डायरेक्टली इन्वेस्टर्स के डेजिग्नेटेड अकाउंट में ही आता है। ये प्रोसेस लगभग 7 वर्किंग डेज में कंप्लीट होता है और ये अमाउंट आपको टैक्सेस, फीस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और चार्जेस के बाद मिलता है। अगर आप पार्शियल रिडेम्पशन करते हो और बची हुई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू $1000 से कम रह जाती है तो फंड हाउस आपके सारे यूनिट्स रिडीम कर सकता है। एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स के 24 महीने से पहले रिडेम्पशन करते हो तो आपको 1% एग्जिट लोड भी देना पड़ सकता है। टाइमलाइंस देखें तो ये अकाउंट ओपनिंग, यूनिट एलोकेशन और रिडेम्पशन का प्रोसेस काफ़ी फास्ट है। मतलब आपको लगभग वही एक्सपीरियंस मिलता है जो नॉर्मल इंटरनेशनल फंड्स में होता है। अब चलिए देखते हैं कि गिफ्ट आईएफएससी के इंटरनेशनल फंड्स के यूनिट्स पर टैक्स कैसे लगता है। आपको यह सुनकर सरप्राइज हो सकता है कि डीएसपी ग्लोबल इक्विटी फंड्स में गेन्स पर इन्वेस्टर को कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फंड बिल्कुल टैक्स फ्री है। टैक्स लगता है पर वो फंड लेवल पे किया जाता है। जैसे अगर फंड अपनी होल्डिंग्स को 2 साल के अंदर बेचकर गेन्स बनाता है तो उस पर 43% का हाई टैक्स लगता है और जो डिविडेंड्स फंड को मिलते हैं उन पर करीब 36% टैक्स लगता है। हालांकि अब ये देखना बाकी है कि आईएफएससी के दूसरे इंटरनेशनल फंड्स भी यही टैक्सेशन रेजिम को फॉलो करेंगे या फिर अलग स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेंगे। लेकिन डीएसपी ग्लोबल इक्विटी फंड के टैक्सेशन को देखकर एक चीज क्लियर है, इसका फ्रेमवर्क ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए आए और इन्वेस्टर्स के लिए गेन्स को टैक्स फ्री रखकर प्रोसेस को सिंपल बनाया गया है ताकि लोग आईएफएससी के थ्रू ओवरसीज फंड्स में इजीली इन्वेस्ट कर सके। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का टैक्सेशन हैंडल करना एक एवरेज इन्वेस्टर के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और इसी वजह से ये टैक्स रेजिम इस प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व करती है। इसके अलावा एलआरएस रूल के हिसाब से अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज्यादा रिमिट करते हो तो उस एक्सेस अमाउंट पर आपको 20% टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लगता है। लेकिन ध्यान रहे, टीसीएस कोई एक्स्ट्रा आउटगो नहीं होता। आप इसे अपने आउटस्टैंडिंग टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हो या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त रिफंड भी क्लेम कर सकते हो। चलिए अब वीडियो को कंक्लूड करते हैं और देखते हैं कि इस बारे में ईटी मनी का क्या व्यू है। आरबीआई ने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स के लिए म्यूचुअल फंड्स पर $7 बिलियन की लिमिट सेट किया है। इसके अलावा $1 बिलियन की एक्स्ट्रा लिमिट ओवरसीज ईटीएफ्स के लिए भी है। ये लिमिट्स 2008 में डिसाइड की गई थी और तब से अब तक रिवाइज नहीं हुई है। अब ये दोनों लिमिट्स लगभग एग्जॉस्ट हो चुकी है। इस वजह से कई इंटरनेशनल फंड्स इन्वेस्टर्स के लिए बंद हो चुके हैं। हाँ, आप अभी भी इंडिया में अवेलेबल इंटरनेशनल ईटीएफ्स के यूनिट्स खरीद सकते हो, लेकिन क्योंकि नए यूनिट्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं, वहीं पुराने यूनिट्स आपस में ट्रेड हो रहे हैं। लिमिटेड सप्लाई की वजह से ईटीएफ यूनिट्स की प्राइसेस अपने एक्चुअल एनएवी से डिविएट करती है और कभी-कभी ईटीएफ्स अपने एनएवी के मुकाबले काफ़ी प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब यह है कि आपको ईटीएफ के एक यूनिट के एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। अब इन सब के बीच इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन की इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ रही है। गिफ्ट सिटी आईएफएससी ओवरसीज फंड में इन्वेस्ट करने का एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ आप उन एंटिटीज़ के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो जो इंडिया में रजिस्टर्ड और इंडियन रूल्स के अंडर रेगुलेटेड होती है। मतलब लोकेशन और रूल्स दोनों ही आपके लिए फेमिलियर है। टैक्सेशन भी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है, जैसे हमने डीएसपी ग्लोबल इक्विटी फंड के केस में देखा। केवाईसी, यूनिट एलोकेशन और रिडेम्पशन का प्रोसेस भी यहाँ काफ़ी फास्ट है। एक हिडन एडवांटेज ये भी है कि सिर्फ एक फंड के थ्रू आप मल्टीपल कंट्रीज और करेंसीज में एक्सपोजर ले सकते हो, वो भी सिर्फ एक करेंसी में इन्वेस्ट करके, जैसे डीएसपी ग्लोबल इक्विटी फंड में हमने देखा। लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लिमिटेड है, फिलहाल सिर्फ एक ही फंड अवेलेबल है। अच्छी बात यह है कि अगले कुछ महीनों में मल्टीपल फंड हाउसेज अपने ओवरसीज फंड आईएफएससी से लॉन्च करने को प्लान कर रहे हैं। मतलब इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए और ज़्यादा ऑप्शंस आने वाले हैं। लेकिन याद रखिए, इन फंड्स में मिनिमम इन्वेस्टमेंट लाखों रुपए से शुरू होता है। इसके साथ ही इन्वेस्टर को करेंसी कन्वर्जन और बैंक ट्रांसफर चार्जेस भी देने पड़ते हैं। अभी के लिए पूरा प्रोसेस फुली ऑनलाइन नहीं है और ये थोड़ा हैसल क्रिएट कर सकता है। ओवरऑल गिफ्ट आईएफएससी के ओवरसीज फंड एक प्रॉमिसिंग ऑप्शन है, बस इनमें डोमेस्टिक फंड्स के कंपैरिजन में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप आईएफएससी के ओवरसीज फंड में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे या नहीं। और इसी के साथ हम आज के वीडियो के एंड पर आते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट्स में आपका व्यू हमें ज़रूर बताइए।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.